स्कूला पढ़े बर जिंदगी ला गढ़े बर। जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। शुरुआत करें एक नए दौर का। चुनिए अनेक पाठ्यक्रमों में से अपनी काबिलियत का मंच। कॉन्फिडेंट, कैपेबल, कल्चर्ड। अब आपकी बारी है। ये है पहचान डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। है सच के साथ हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर। अब आ गया है आपके घर न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यार आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूस से तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको हनीफ पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज एक्सप्रेस। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। जुर्म दबे पांव आता है पर निशान छोड़ जाता है। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून उसे ढूंढ निकालता है और भेज देता है उसके असली ठिकाने में। हवालात सोमवार से शुक्रवार रोज रात 9:30 बजे। शहर से लेकर गांव तक, किले की प्राचीर से महल के गुंबदों तक, आपको रखे सबसे आगे सबसे तेज। अब सामने आएगा असली सच। मेरी भी बात पहुंचेगी सरकार तक। हमारे हितों की भी होगी बात। अब दिखेगी हमारी भी खबर, अब हमारे फ्यूचर की भी होगी बात। जब भी देखे नई खबर नए अंदाज में, न्यूज एक्सप्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यार आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूस से तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको हनीफ पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज एक्सप्रेस। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपके गांव तक पहुंचने वाली हर योजना का खाका यहां तैयार किया जाता है। मैं करूंगा आपको रिपोर्ट, क्योंकि आपसे अब दिल्ली दूर नहीं। हम है सच के साथ हम करते हैं बातें साफ। हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज एक्सप्रेस पर।
नमस्कार, मैं हूं एस त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। दोस्तों, सूबे में इकलौते उपचुनाव में कमल खिला है। जीत की संजीवनी तलाश रही कांग्रेस को एक बार फिर मायूसी ही हाथ लगी है। वैसे बीजेपी छोटे छोटे चुनाव को भी हल्के में नहीं लेती। गरोठ में भी यह देखने को मिला। खुद सीएम शिवराज ने तूफानी सभाएं की, मंत्रियों ने डेरा डाला, कार्यकर्ताओं की फौज वोटरों को बूथ तक लाने में लगी रही। वहीं कांग्रेस ने भी व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाला समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन जीत का मादा नहीं दिखा पाई। अलबत्ता कांग्रेस हार की खाई पाटने में जरूर कामयाब हुई। ये शिकस्त उतनी करारी नहीं रही। पिछले चुनाव से जीत का अंतर कम हुआ है। तो नोटा को करीब 2000 वोट मिलना बताता है कि इतने ही लोगों ने यहां बीजेपी कांग्रेस दोनों को नकार दिया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह जीत बीजेपी की है या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। पिछली बार से इस बार क्यों कम रहा जीत का अंतर? क्या गरोठ में बेअसर हुआ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का मुद्दा? गरोठ में मिली जीत और हार की गूंज कहां तक सुनाई देगी? जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। गरोठ में फिर खिला कमल। 12,000 से ज्यादा मतों से बीजेपी के चंदर सिंह सिसोदिया जीते। तीसरे स्थान पर रहा नोटा। आज इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। गरोठ में जीत से बीजेपी में बल्ले बल्ले। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का श्रेय। कांग्रेस से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत। गृह मंत्री बाबूलाल गौर के विवादित बयान से नाराज हुए अब बीजेपी आलाकमान। जुलाई के दूसरे हफ्ते में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। 4 से 5 मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल के आरोपियों की मौत के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों से तिलमिलाई बीजेपी। एसआईटी प्रमुख से शिकायत करने पहुंचे अनंत कुमार सिंह चौहान। कहा कांग्रेस फैला रही है भ्रम, हो निष्पक्ष जांच। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगा तबादलों का सीजन। नई नीति को कैबिनेट ने दी मंजूरी। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस के भत्ते में इजाफे का भी प्रस्ताव हुआ मंजूर। गुना में पुलिस प्रशासन ने की महिला के साथ दरिंदगी। जमीन का सीमांकन करने का विरोध करने पर थाने में जमकर पीटा। गले में लोहे की जंजीर डालकर हत्या की कोशिश का भी आरोप। दिवंगत कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की पत्नी और विधायक ने लगाया दंतेवाड़ा कलेक्टर पर अभद्रता का आरोप। कलेक्टर से की शिकायत। लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र देने में पिछड़े अफसरों में मंत्री माया सिंह ने लगाई फटकार। कहा 15 जुलाई तक पूरा करो लक्ष्य। जांजगीर में खूब फल फूल रहा है नकली नोट का कारोबार। गिरफ्तार 5 तस्करों से 1,18,000 के नकली नोट जब्त। और रायपुर में सेंट्रल पार्क का सीएम रमन ने किया शुभारंभ। 70 एकड़ में बना पार्क तमाम आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। It is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. तो गरोठ में भी बीजेपी के लिए कम चुनौती नहीं थी। पार्टी ने संघ को नाराज कर और दिवंगत राजेश यादव के घर वालों को टिकट न देकर बड़ा रिस्क लिया था। बात साख की थी, लिहाजा लहर का इस चुनाव से बहुत ज्यादा वास्ता न हो, लेकिन अगर नतीजा प्रतिकूल आता तो आंच भोपाल से लेकर दिल्ली तक जाती। कहने वाले जरूर कहते कि विजय रथ रुक गया है। कांग्रेस के लिए इस चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लिहाजा जीत संजीवनी साबित हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गरोठ विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए मायूसी भरे रहे, तो बीजेपी के लिए भी ज्यादा सुखदायी नहीं कही जा सकते। लंबे समय बाद यह पहला ऐसा चुनाव था जब कांग्रेस के साथ बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। इस बार बीजेपी और नरेंद्र मोदी के प्रभाव के साथ ही प्रदेश सरकार के तीसरे कार्यकाल की भी परीक्षा थी।
यही वजह थी कि बीजेपी ने यहां कुछ ज्यादा ताकत झोंकी और नतीजे ने भी निराश नहीं किया। वहीं कांग्रेस अपनी गिरेबान में झांकने की बजाय सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम लगा रही है। बीजेपी की ये तस्वीरें भोपाल की हैं। जाहिर है मौका भी है और दस्तूर भी। गरोठ में फिर कमल खिला है। उपचुनाव में बीजेपी के चंदर सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के सुभाष सोजतिया को 12,945 वोटों से शिकस्त दी है। कांग्रेस के सुभाष सोजतिया को 68,504 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के चंदर सिंह सिसोदिया को 81,449। खास बात ये रही कि तीसरे नंबर पर नोटा को 1924 वोट पड़े। जीत से खुश चंदर सिंह सिसोदिया ने इसे पार्टी और सीट की मेहनत का नतीजा करार दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, संगठन की जीत है। सम्मानीय हम सबके आदर्श आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, नंद कुमार सिंह जी चौहान, अरविंद जी मेनन साहब, उन सबके आशीर्वाद से सब कार्यकर्ताओं ने बहुत तन मन और धन से मेहनत करके इस पार्टी को विजयी किया। गरोठ उपचुनाव के नतीजे ने भले ही बीजेपी को जश्न मनाने का मौका दे दिया हो, पर ये नतीजे बीजेपी के पिछले परिणाम के मुकाबले बीजेपी के लिए ज्यादा सुखद नहीं कहे जा सकते। बीजेपी लगातार कई चुनाव जीत चुकी है और कांग्रेस पराजय का दंश झेल रही है। इसलिए ये परिणाम कांग्रेस के साथ बीजेपी के लिए काफी मायने रखते हैं। नरेंद्र मोदी की लहर और बीजेपी के असर का जादू पहले की तरह फिलहाल नहीं था। इसलिए इस बार प्रतिष्ठा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी सरकार की थी। शिवराज सिंह ने इस चुनाव में अपने आप को फिर साबित किया है। खुद संगठन इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ये जीत बीजेपी से ज्यादा शिवराज सिंह चौहान की जीत है। देखिए, गरोठ विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कर दिया कि आज हमारी पार्टी जन जन की पार्टी है। ये जीत हमारे जननायक शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता के बल पर, उनके विकास कार्यों के बल पर, जन जन के लिए लागू उनकी योजनाओं के बल पर हमको मिली है। इस बार प्रतिष्ठा सरकार के काम की भी दांव पर थी। तीसरी बार सरकार में आई बीजेपी को अपने सरकार के कामकाज को भी जनता के बीच परखना था। सीएम शिवराज जनता के बीच जाकर प्रदेश सरकार के काम की बदौलत गरोठ की जनता में विश्वास भी हासिल किया और जीत के बाद सरकार के काम पर जनता की मोहर से सरकार के नुमाइंदे भी इस जीत से काफी खुश हैं। साथ ही इस जीत ने विपक्ष पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया है। इस बार 25,000 का मार्जिन था, इस बार थोड़ा कम रहा है, कैसे देख रहे हैं? आम चुनाव और उपचुनाव में थोड़ा सा अंतर शायद होता है। भारतीय जनता पार्टी के विजय का अश्वमेध का घोड़ा है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस डायलिसिस पे है। जनता अब समझ गई है कि चरित्रहीनता के और असत्य आरोप लगाने का परिणाम क्या होता है। बीजेपी कार्यालय में जश्न है तो कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले साल में अदद बोहरी बंद विधानसभा उपचुनाव को छोड़ दें तो कांग्रेस लगातार हर चुनाव में पराजित हो रही है। देश में बीजेपी का जादू कुछ उतरा है तो कांग्रेस नीचे से ऊपर तक फिर खड़े होने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने गरोठ में जीत दर्ज कर ली तो ये प्रदेश अध्यक्ष तथा कांग्रेस दोनों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होती। लेकिन इस हार से अरुण यादव के विरोधियों को एक और मौका दे दिया है। हालांकि खुद पीसीसी चीफ हार के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। उसको मान्य करते हैं, लेकिन 26,000 से 13,000 पर ये हमारी हार हुई है। इसका श्रेय मैं कह सकता हूं कि वहां के हमारे कार्यकर्ताओं को जाता, जिन्होंने बहुत ताकत से और ईमानदारी से इस चुनाव को लाया। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री और पूरी सरकार ने पैसे का दुरुपयोग करके, सरकारी मशीनरी दुरुपयोग करके चुनाव में जीता। गरोठ उपचुनाव के नतीजे ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक सेहत को और दुरुस्त किया है।
मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में रतलाम लोकसभा, देवास विधानसभा का उपचुनाव भी है। ऐसे में ये जीत बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए काफी है, पर कांग्रेस के लिए इस हार के बाद अब खड़े होने के मौके कम हैं। लिहाजा अपने अस्तित्व की लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ रही कांग्रेस के लिए इस चुनाव परिणाम ने उसे आईसीयू से वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है। गरोड़ से अरविंद जैन के साथ भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया। तो जब सियासी पार्टियों में हो उपचुनाव की चुनौती, जीत के लिए बहाना पड़ जाए पसीना, विपक्ष के मुद्दे हो जाए हवा, तो सवाल उठते हैं। रोज उपचुनाव में बीजेपी की जीत या शिवराज? पिछले चुनाव से इस बार जीत का अंतर कम क्यों? गरोठ में क्या बेअसर हुआ व्यापम का मुद्दा? तो कांग्रेस की हार पर जनता तो सवाल उठा ही रही है, पार्टी के भीतर भी हार पर सवाल उठ रहे हैं। राऊ से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने नतीजा आने के बाद क्या कहा, हम देखते हैं। कि जब तक कांग्रेस पार्टी अपनी कार्यशैली नहीं बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट नहीं देना चाहते। हम उनसे अच्छे नहीं दिखते हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा मानता हूं कि राजनीति में जो जीता वो सिकंदर। तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता शैलेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुणाल चौधरी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपको बधाई, आपकी पार्टी जीती। पहला सवाल हमारा आपसे है, आपके खुद अध्यक्ष कह रहे हैं कि जीत का पूरा सेहरा शिवराज जी को जाता है, जबकि पार्टी हमेशा कहती है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है और संगठन चुनाव जीतता है। चले जी, त्रिपाठी जी, अध्यक्ष जी ने जो बात कही है उसका पक्ष उन्होंने बहुत स्पष्ट ये बात कही थी कि निश्चित रूप से शिवराज जी चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता हैं, मुखिया हैं, उनकी सरकार उनके नेतृत्व में इतने लंबे समय से है, तो उनकी सरकार की परफॉर्मेंस, जब कोई वायलेंस होता है तो सरकार की परफॉर्मेंस, मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों का आकर्षण, उनका नेतृत्व, इन सब चीज़ों को भी कसौटी पर मीडिया ही कसता है और हम सब उसको देखते हैं। तो परिणाम जब आते हैं तो निश्चित रूप से शिवराज जी के कुशल नेतृत्व की विजय, उनके नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता जब लगते हैं किसी काम में, चुनाव में, तो पार्टी के कार्यकर्ता भी नेतृत्व के किसी न किसी के नेतृत्व को स्वीकार करके उसके नेतृत्व में पूरी ताकत लगाते हैं। तो कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं के मनोबल की जीत है, उनकी मेहनत की जीत है, शिवराज जी का कुशल नेतृत्व है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव की जीत को हम, और मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि शिवराज जी उन नेताओं में से हैं, पूरे देश में हमने लगातार इतने चुनावों में आप सबने देखा है, जो सेना के वो सेनापति हैं जो सेना के आगे रह करके सेना को युद्ध में ले जाता है। मतलब अगर सेनापति, मतलब जैसे आपने खुद कहा कि पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करके कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, मतलब संगठन का यहाँ बहुत ज्यादा जोर नहीं होता। क्यों? नेता भी तो संगठन का हिस्सा है ना। आखिर नेता जो है, सेनापति है, वो संगठन का मुखिया संगठन का हिस्सा है। लेकिन जहां आपकी पार्टी हमेशा करे सिर्फ संगठन और कार्यकर्ता, वो उनकी जीत होती है, वो उनकी हार होती है। यहाँ सिर्फ जीत में शिवराज सिंह जी को जो सामने दिख रहा है, सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी को दिया जा रहा है। ऐसा मानते हैं कि शिवराज जी संगठन से बाहर नहीं है, वो संगठन का हिस्सा, संगठन का चेहरा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो मुख्यमंत्री है, तो वो भारतीय जनता पार्टी संगठन का फेस है, हमारा चेहरा है। हमारे लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार जी चौहान आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। यही हमारे संगठन की रचना है और संगठन में जो सेनापति है, जो नायक हैं, वो आगे रह करके हमको युद्ध में ले जाते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और इसी के कारण से इतनी सफलताएं, जो स्ट्राइक रेट इस समय मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में है, ये पूरे देश में ऐसे उदाहरण आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे। मैं आपको यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देश में जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे देश में एकमात्र नगरीय निकायों का एकमात्र ये पिछले बार का परिणाम है, 14 के 14 पूरे के पूरे नगर निगमों में सीधे चुनाव में, जहाँ सीधे चुनाव होते हैं, सारे के सारे महापौर के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। पूरे देश में किसी राज्य में ऐसा उदाहरण, ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है और आपका नारा भी ये बिल्कुल प्रदेश के कोने कोने पर है कि देश में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार और शहर में हमारी सरकार, ये आपका नारा है। लेकिन जीत का अंतर क्यों कम हो गया? जनरली ये माना जाता है कि नगर निगम, नगर परिषद के जो चुनाव होते हैं वो सत्ताधारी दल के होते हैं, ये खुद दिग्विजय सिंह ने कभी कहा था। दूसरी बात,
25,000 से आप 13,000 में आ गए, उसके बाद भी उपचुनाव भी सामान्यतः सरकारी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि जीत के अंतर को हम सिर्फ जीत के आप मतदान भी देखिए, मतदान का प्रतिशत भी कम हुआ, लगभग 6-7% वोटिंग पिछली बार आम चुनाव के मुकाबले कम हुई। और आम चुनाव में और इस चुनाव में फर्क होता है। हमको पिछली बार लगभग 87,000 वोट मिले थे, इस बार 82,000 वोट मिले। अंतर 4-5 हजार वोट का है, लेकिन वो अंतर जो है ये प्रतिशत भी कम हुआ। और बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में बहुत प्रकार के दूसरे कारण होते हैं और मुझे नहीं लगता कि 13,000 बाई इलेक्शन में पॉजिटिव कारण होते हैं सैलन जी। नहीं, बाई इलेक्शन में जो सत्ता होती है उसकी तरफ ज्यादा रुझान होता है। 13,000 वोटों का अंतर भी विधानसभा चुनाव में त्रिपाठी जी को छोटा अंतर नहीं होता। और हर चुनाव आप देखिए उस विधानसभा क्षेत्र का पिछला इस विधानसभा चुनाव के पहले के विधानसभा चुनाव के अंतर, अब हम हर बार के अंतर का अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो अलग प्रकार के दृश्य बनेंगे। आप इसके पहले का चुनाव तो कांग्रेस जीती थी, बीजेपी जीती नहीं थी। उसके बाद फिर पहले राजेश यादव जी इससे पहले जीते थे। तो अंतर और परिणाम ये आप सारे विधानसभा चुनावों को देखें तब स्थिति ठीक रहती है। 1-2 चुनावों को कंपेयर करना मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बिल्कुल ये बात सही है कि एक उपचुनाव से हम ये नहीं कह सकते हैं कि सत्ता किसकी होगी। अगला जो आम चुनाव आएगा हम आपके पास फिर आएंगे। राघवेंद्र जी से हम फिर जानेंगे कि जो आपने कहा है कि 25,000 और 13,000 का अंतर वो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सामान्य अंतर है। लेकिन उसके पहले कुणाल जी, एक बार फिर खेत रही आपकी पार्टी, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्पष्ट रूप से चीजें हैं कि कहीं ना कहीं जनता ने अगर जिताया है तो स्पष्ट रूप से मैं बधाई देना चाहूंगा। पर जिस प्रकार का वहां पे धन बल, बाहुबल और सारी सरकारी मशीनरी का भी उपयोग करा गया, आपने एक ऑडियो टेप भी सामने आया जिसमें जो बात नंद कुमार जी ने कही, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। ये जीत शिवराज सिंह चौहान की जीत है, क्योंकि उन्होंने सारी साम दाम दंड भेद जो नीति लगा सकते थे, जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सकते थे, सारी नीतियों का उपयोग करके कहीं ना कहीं उस चुनाव को जीतने के लिए जो कर सकते थे वो करा। तो इसीलिए उन्होंने भी ये कहा कि ये सिर्फ उनकी जीत है, जनता तो जिताना नहीं चाहती थी, पर कहीं ना कहीं उनकी जीत। नहीं तो धन बल, बाहुबल ये तो आपके पास भी कम नहीं रहा। 10 साल केंद्र में आपकी सरकार रही, मैंने बाहुबल आपके पास है ही नहीं है, कार्यकर्ता है ही नहीं है। नहीं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कैसा ऑडियो टेप सामने आया, पोरवाल समाज के लिए जिस प्रकार की चीजें आई, जिस प्रकार से खरीद फरोख्त से लेके हर तरह का लालच भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिया। सारे मंत्री जिस प्रकार से, पूरे अधिकारी और कर्मचारी इस प्रकार से काम कर रहे थे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे। तो ये लड़ाई उस तरह की लड़ाई थी और उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रहे। इसमें भी क्योंकि हमें मालूम था कि इस प्रकार की चीजें होनी है, उसमें हम लोग पीछे रहे। कुणाल जी थोड़ा सा रुकेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पे आपके विधायक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता श्री मुकेश नायक जी हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इस जो परिणाम आया है उसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मानसिक रूप से इस परिणाम के लिए हम तैयार थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 50 से ज्यादा आम सभाओं को संबोधित किया जी। उनका बस चलता तो वो पोलिंग एजेंट बन जाते इस चुनाव में जी। जिस तरह से पैसा बहाया गया, जिस तरह से जोड़ तोड़ की गई, एक ऑडियो टेप आपने सुना ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जी। तो कोई राजनीतिक दल जब चुनाव हारने जीतने की फैक्ट्री में तब्दील हो जाता है जी, तब लोकतांत्रिक परंपराओं को क्षति पहुंचती है जी। और लोकतंत्र में मुझे बहुत हैरानी है जी कि जिस तरह से आंख बंद करके बीजेपी को वोट दिया जा रहा है। मैं जनमत का, जनादेश का सम्मान करते हुए ये बात कह रहा हूँ जी कि जिस तरह से आंख बंद करके वोट दिया जा रहा है और क्रूर बहुमत दिया जा रहा है और जिस तरह से प्रतिपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है भविष्य में। बिल्कुल मुकेश जी, आपने कहा कि जिस तरह आंख बंद करके बीजेपी को वोट दिया जा रहा है लोकतंत्र के लिए घातक है। निश्चित तौर पे अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो लोकतंत्र में बहुत अच्छा राजकाज नहीं चलता है। लेकिन विपक्ष क्यों मजबूत है? एक तरफ आपके अरुण यादव जी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, दूसरी तरफ एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ी ही नहीं है। मतलब साफ दिख रहा कि कांग्रेस में एकता नहीं है, जिसके कारण खुद कांग्रेस कमजोर हो रही। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके पास 12 साल से सत्ता है जी, इनके पास धन है जी, ब्यूरोक्रेसी को लगभग इन्होंने पर्सनलाइज कर दिया है, निजीकरण कर दिया है नौकरशाही का जी। जिस तरह से जेलों में प्रमोटी अफसरों पर विश्वास करके उन्हें जेलों में पदस्थ किया गया है जी। पूरे जिस तरह से जिलाधीश कार्यालय आज करप्शन के अड्डे बन गए हैं, तौबा तौबा। अगर मुझे लगता है कि जिस तरह का निर्लज्ज प्रशासन है ये जी, ये बहुत दुखद है लोकतंत्र के लिए और सब लोग इस बात को जानते हैं, चाहे कहें कुछ।
लेकिन जानते सब इस बात को है, और आंखों देखी मक्खी निगलना ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि उचित है। क्या मुकेश जी, जिस तरह प्रमोटी अगर कलेक्टरों में आईएएस बिठा दिए गए हैं, जिला कलेक्टर बना दिए गए हैं, तो क्या वो सही काम नहीं करते हैं? डायरेक्ट आईएएस ज्यादा अच्छा काम करता है? नहीं, मेरा कहने का आशा ये नहीं है जी। मेरे कहने का आशा है कि समन्वय होना चाहिए जी। डायरेक्ट आईएएस में और प्रमोटी आईएएस में एक समन्वय होना चाहिए जी। जो व्यक्ति नायब तहसीलदार से चलता है नौकरी करते हुए, वो सब बेईमान नहीं होते हैं जी। लेकिन उन्हें जो जिस तरह के प्रशासनिक अनुभव मिल जाते हैं उससे उनकी मैनिपुलेशन की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जी। और इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आईएएस का एक नौकरशाही में समन्वय होना चाहिए जिसका अभाव है। जो गारंटी दे दे कि बीजेपी के कैडर के रूप में काम करेगा उस अधिकारी को पदस्थ किया जाता है। आपको क्या लगता है कब तक कांग्रेस मजबूत हो जाएगी? 2018 तक हो जाएगी क्या? कांग्रेस अभी भी मजबूत है और कांग्रेस पूरे इस देश में 60 सालों से मजबूत है जी। और हम अगर आज सत्ता में नहीं है तो ये कोई दुखद अवसर नहीं है जी। ये कोई दुख का विषय नहीं है। जनता की पसंद से पक्ष बनता है, प्रतिपक्ष बनता है जी। हमको इतने सालों तक जनता ने सत्ता और शासन में रखा है जी। अब दूसरे लोग सत्ता और शासन में हैं, हम प्रतिपक्ष में हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश की जनता ने जो हमको प्रतिपक्ष की भूमिका दी है उस कर्तव्य को हम लोग अच्छे से निभा रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल सही कहा मुकेश जी। उसे जनता भी चाहती, जैसा कि आपने कहा कि आंख मूंद के मक्खी निकलना उचित नहीं है। जनता भी चाहती, लोग भी चाहते हैं कि अब आप मजबूत हों, 2018 तक कम से कम अच्छा विपक्ष सामने आए, बराबर का आंकड़ा हो तो थोड़ा सा लड़ाई में भी अच्छा रहता है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र जी, अभी आपने कुणाल जी को भी सुना, आपने शैलेंद्र जी को भी सुना। हम आपकी टिप्पणी लेंगे, लेकिन हम आपको पहले एक बात दिखा देते हैं कि कितने उपचुनाव अभी प्रदेश में हुए और कितने में भारतीय जनता पार्टी जीती और कितने में कांग्रेस जीती। हम एक आपको आंकड़े दिखाते हैं। 3 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद अब तक मध्य प्रदेश में 17 उपचुनाव हुए हैं। बुधनी, नोहटा, बालाघाट, बड़ा मलहेरा, पंधाना, उदयपुरा, शिवपुरी, लांजी, सांवेर, गोहद, तेंदुखेड़ा, सोनकच्छ, कुच्ची, जबेरा, महेश्वर, बहोरीबंद, विजय राघोगढ़ और आगर गरोड विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव हो चुके हैं। गरोड को मिलाकर अब तक बीजेपी ने 12 बार जीत हासिल की है। कांग्रेस केवल 5 बार ही जीत हासिल कर पाई है। एक बार समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। आने वाले समय में खाली हुई देवास विधानसभा, झाबुआ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होंगे। तो राघवेंद्र जी, आपने हमारे कुणाल जी को भी सुना, आपने शैलेंद्र जी को भी सुना और आपको मैंने ये ग्राफिक्स भी दिखाया। इस पूरे चुनाव को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? मेरा इस मामले में सीधा सा मानना यह है कि ये पूरी सरकार जो है, बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि वो संगठन आधारित पार्टी है, उसका कैडर होता है। लेकिन मैं पिछले जब से शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि पूरी बीजेपी शिवराज सिंह आधारित हो गई है। और यही वजह है कि सारे चुनाव में, जैसा शैलेंद्र जी भी बोल रहे थे कि जब चुनाव होते हैं तो शिवराज सिंह सेनापति की तरह आगे आते हैं और पार्टी उनके पीछे चलती है। इसमें कोई शक नहीं, पार्टी की अपनी अपनी शैली होती है। ये जो कुछ हो रहा है, लेकिन वो भाजपा की फितरत के से अलग है। हमेशा बीजेपी में संगठन आगे होता था और सरकार पीछे हुआ करती थी। लेकिन सत्ता का एक नेचर होता है, उसकी तासीर होती है कि सरकार में जो पार्टी होती है, संगठन उसके पीछे होता है। यहाँ तो हुई है बीजेपी की बात। कांग्रेस के बारे में ये मैं कहना चाहूंगा कि मुकेश नायक जी जो कुछ कह रहे थे, वो दरअसल अभी भी अपनी गलतियों को देखने के बजाय आईने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विपक्ष से बड़ी सहानुभूति है और पत्रकार के नाते हम सरकार के खिलाफ और विपक्ष के पक्ष में होते हैं। मेरा मानना यह है कि आज भी कांग्रेस में जो संघर्ष का मादा होना चाहिए लीडरशिप में, वो मादा नहीं है। इसलिए 10 साल 12 साल होने के बाद भी कांग्रेस भाजपा का जो सत्ता एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको जनता के बीच में लेकर जा नहीं पाई है, जनता की आंखें खोल नहीं पाई है। ये उसकी पूरी कमजोरी है और इसके 100% नंबर कमजोरी के मैं कांग्रेस को देता हूं। मैंने कांग्रेस के लिए मैं 100% माइनस मार्किंग कर रहा हूं, क्योंकि अगर जनता इस सबके बावजूद, व्यापम घोटाला है, बहुत सारी दूसरी असफलताएं हैं, दूसरे बदनामी के दाग हैं, इसके बाद भी अगर जनता बीजेपी को वोट कर रही है
तो जनता की ये मजबूरी है, क्योंकि उसको विपक्ष के नाते कोई मजबूत चेहरा दिख नहीं रहा है। आज भी कांग्रेस में चॉकलेटी कल्चर के लीडर ज्यादा हैं और संगठन को चाहिए कि वो अपने चॉकलेटी कल्चर से मतलब राघवेंद्र जी, माने वो संघर्ष करने के बजाय थोड़ी सी धूप में कुंभला जाते हैं जी। माने सड़क पर संघर्ष के बजाय, पुलिस की लाठी खाने के बजाय, जनता के बीच जाने के बजाय चैम्बर की पॉलिटिक्स करते हैं। और ये चीज कांग्रेस में बहुत पहले से थी। अभी उससे विपक्ष की राजनीति करना सीखना है और उसे सीखते सीखते मेरे ख्याल से 12 साल गुजर गए। अभी भी जो लीडरशिप है वो ऐसी नहीं आ पाई है जो जनता के बीच जाकर ये बताए कि हम आपके साथ हैं और सरकार की ये बुराइयां हैं। पूरे मध्य प्रदेश में इस समय हाहाकार मचा हुआ व्यापारों को लेकर, लेकिन कांग्रेस उसको लेकर ना तो सड़क पर आ पाई है और ना ही उसको बहुत प्रभावी ढंग से विधानसभा में उठा पाई है। सिर्फ एक काम जरूर वो करते हैं जो विपक्षी करते हैं आमतौर से, कि कामकाज नहीं होने देते, जबकि इस मामले में वो चाहते तो सरकार को इस तरह कटघरा में खड़ा करते कि जनता आज कांग्रेस के पीछे खड़ी होती, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। जी, एक राघवेंद्र जी, एक बड़ी बात यहाँ है, जैसा आपने कहा कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल मुद्दे को और भी कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय किसानों के मुआवजा का मुद्दा है, जो जिस तरह से ओलावृष्टि हुई, जगह जगह से हम जब भी ये प्रोग्राम करते हैं किसानों से जुड़ा, कोने कोने से फोन आते हैं और किसान यही बोलता है कि अभी तक सर्वे नहीं हुआ, मुआवजे की तो बात दूसरी। इस मुद्दे को भी कांग्रेस नहीं भुला पाई। और दूसरा सवाल ये कि क्या व्यावसायिक परीक्षा मंडल का मुद्दा जो है वो गौण हो गया है, जो रिजल्ट आए सामने? मैं आपसे फिर बहुत विनम्रता के साथ, मेरे कांग्रेसी दोस्त इसका बुरा ना माने जी, कांग्रेस में इस समय जो लीडरशिप काम कर रही है वो 2M दर्जे की है। मैं उसको बी कैटेगरी नहीं सी कैटेगरी में ले जाऊंगा। एक जमाना था जब सुभाष यादव जी खुद बहुत संघर्ष करते थे। आज कांग्रेस के सौभाग्य से उनके पुत्र अरुण यादव इसको लीड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक संगठन के हिसाब से वो जनता के बीच तो छोड़िए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अपनी पकड़ नहीं बना पाए। जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए, अपने नेतृत्व के लिए लड़ना मरना नहीं सीखेंगे, तब तक भाजपा चाहे जितनी गलतियां कर लें, वो जनता के बीच में पकड़ नहीं बना पाएंगे। और फिर मुकेश नायक जी और इनके कई लोग जो हैं वो सिर्फ ये कहेंगे कि बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग इसके बाद भी भाजपा को वोट कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य जनता का नहीं है, ये दुर्भाग्य कांग्रेस का है कि कांग्रेस जनता को ये बता नहीं पा रही है कि हम आपके साथ हैं। जी राघवेंद्र जी, हम थोड़ा सा आपको रोकेंगे। हमारे साथ एक दर्शक है दतिया से, राजू जी। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना सवाल करें। मेरा सवाल जो राघवेंद्र सिंह जी बैठे हैं जी उनसे है और शैलेंद्र शर्मा जी से है। जी, कुणाल जी से भी कर लीजिए ना, तीनों से सवाल कर लीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ, तो तीनों से भी, मतलब वो तो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी अध्यक्ष, लेकिन सवाल तो इन लोगों से है जो राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो जीती है वो कांग्रेस पर विश्वास नहीं करेगी। ये बात सही है, लेकिन ईमानदारी से, आप लोग तो पत्रकार हो, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये चुनाव गरौट का ये लोग भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जीते हैं। जी, ये तो कुणाल जी के से फिर क्या सवाल होना है? कुणाल जी के तरफ से आपने सवाल किया, निश्चित तौर पे हम राघवेंद्र जी से और शैलेंद्र जी से उत्तर लेंगे। पहले शैलेंद्र जी, हमारे दर्शक राजू जी ने आपसे सवाल किया है, उसका भी साथ में मेरा भी आपसे एक पूरा प्रश्न है। जिस तरह राघवेंद्र जी ने दो बातें उठाई, पहली बात ये उठाई कि ये जहां कैडरबद्ध पार्टी जो संगठन की होती थी, आज शिवराजबद्ध पार्टी हो गई। नंबर एक, मैंने नहीं कहा, देखिए शैलेंद्र जी, ये हमारे विशेष टिप्पणी करने वाले राघवेंद्र सिंह जी ने कहा, काफी सोच समझ के कहा होगा। दूसरा ये कि पूरी की पूरी जो हार का श्रेय है वो कांग्रेस की कमजोरी है, न कि भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा है, तो पहली बात तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, राघवेंद्र जी ने जो बात कही, देखिए पहले का अनुभव, राघवेंद्र जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश में उन्होंने कई वर्षों से राजनीति और चुनाव देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार चुनाव जीत करके सत्ता में रही, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने अधिकांश समय विपक्ष में गुजारा। विपक्ष में भी जब हम अगर याद करें, माननीय राघवेंद्र जी ने ही कई रेफरेंसेस में लिखा होगा, उन्होंने ध्यान दिया होगा कि चुनाव जब भी होते थे, 2 लोग चुनाव को, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन हमारे शैलेंद्र जी, अगर आप अनुमति दे तो एक दर्शक और हैं, उनका भी शायद आपसे ही सवाल हो, अगर मालवा से हैं हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। पाटीदार जी, आप सवाल करें, आपका स्वागत है। हाँ सर जी, मेरा ऐसा कहना है जी कि जो शिवराज सिंह जी काम करते हैं जी, उसका उनकी मंशा है कि जनता को लाभ मिले जी, और कांग्रेस आंदोलन करती है जी, तो उनकी मंशा रहती कि मुद्दा बनाओ, व्यापम तो भ्रष्टाचार मत खोलो, मुद्दा बनाओ जी, किसानों के लिए आंदोलन करो तो बोले कि मुद्दा बनाओ जी, ऐसा नहीं कि उनको लाभ मिले। ये तो इनकी मंशा में फर्क है
इसीलिए कांग्रेस लगातार पिछड़ती जा रही है। कोई मुद्दा उठाकर लोगों को लाभ पहुंचाने की कोई मुद्दा नहीं है, अवसर की तलाश है, कैसे क्या सत्ता छीने। ऐसा अगर कांग्रेस मंशा में परिवर्तन नहीं कर सकती है क्या? जी बिल्कुल सही कहा। उसे आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी है क्या? नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ। जी जी जी, निश्चित तौर पे हम कांग्रेस से ही उत्तर लेंगे। हमारे शैलेंद्र जी उत्तर दे रहे थे, लेकिन हम साथ में एक और दर्शक है हमारे मंदसौर से। महेश जी अपना सवाल करें, हम तीनों दर्शकों के एक साथ अपने अतिथियों से उत्तर लेंगे। महेश जी आपका स्वागत है, सवाल करें। जी, मेरा सवाल ये है कि जब तक दिग्विजय सिंह जी मंदसौर की मतलब मध्य प्रदेश की राजनीति में, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, उसके बाद सवाल करें तो हम आपका प्रश्न सुन पाएंगे। जी, मेरा सवाल ये है कि जब तक मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह जी का हस्तक्षेप रहेगा तब तक कांग्रेस कभी जीत नहीं पाएगी। अरे वाह, क्या बात है, आपने ऐसा सवाल किया, कुणाल जी को एकदम घेरे में ला दिया। जी शैलेंद्र जी आप उत्तर दे रहे थे। एक जी फिर से एक दर्शक ने कांग्रेस को ही निशाना बनाया है। हम आप जो उत्तर दे रहे थे शिवराजबद्ध पार्टी से। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं जो कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पहले भी संगठन आधारित दल शुरू से रहा है, हमारी घटना उसी हिसाब से होती है, आज भी है, आगे भी रहेगा। मैं कहना चाहता था कि जब हम विपक्ष में थे, मैं राघवेंद्र जी की तरफ इसमें थोड़ा मुखातिब होऊंगा कि जब हम विपक्ष में रह करके चुनाव लड़ते थे, आप याद करें हमारे नेतृत्व में हमेशा हमारे नेता, एक पार्टी का अध्यक्ष और दूसरा विधायक दल का नेता, जो विपक्ष में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष कहलाता है और सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री कहलाता है। ये दो लोग, चाहे वो सुंदरलाल जी पटवा रहे हो, चाहे वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी रहे हो, चाहे कैलाश जोशी जी रहे हो, चाहे लखीराम अग्रवाल जी रहे हो, ये एक नेता और दूसरा अध्यक्ष, ये दो लोग आगे रह करके हमारी सेना का नेतृत्व हमेशा करते हैं। आज चूंकि हम सत्ता में हैं और हमारे नेता शिवराज जी हैं, नंद कुमार सिंह चौहान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रभात झा जी, उनके नेतृत्व में हमेशा चेहरा तो सामने रहेगा, लेकिन कैडर नहीं है। अगर कैडर नहीं होता, मैं आपको फिर बता दूं, देखिए अगर कैडर नहीं होता तो हम कोई भी दल, अगर कैडर नहीं होता तो ये जो मैंने आपको कहा कि सिर्फ नगरीय निकायों का प्रश्न नहीं है। अभी आपकी ही रिपोर्ट में बताया गया, पिछले 12 सालों में, 12 वर्षों में 17 चुनावों में से 12 उपचुनाव जीतना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये कैडर के आधार पर होता है। और संगठन सामान्य बात तो तिकड़ी जो आपने हैट्रिक बनाई वो भी नहीं है। जी, आपने हैट्रिक जो बनाई वो भी सामान्य बात नहीं है। ये संगठन का नेतृत्व भी है, कार्यकर्ताओं का, जो माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, सरकार की नीतियों को कैडर ही तो नीचे ले जाएगा। आखिर कार्यकर्ता में अगर असंतोष होगा, अगर कार्यकर्ता ही नहीं होगा, जो स्थिति कांग्रेस के साथ बनती है। आपने जो दूसरा प्रश्न किया था मेरे से कांग्रेस के विषय में, और जो बात कही कि कांग्रेस कमजोर है इसलिए ये चीज बनती है, मैं यहाँ पर एक मेरी आपत्ति है और इस बार मैं कहना चाहूंगा, बल्कि बधाई देना चाहूंगा कुणाल जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को, कि पिछले 12 वर्षों में पहली बार ये चुनाव ऐसा देखने को मिला है जिसमें पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी गरोठ में एकजुट थी। इसके लिए उनके संगठन को बधाई। माननीय कमलनाथ जी, जो आप याद करें, अपने खुद की लोकसभा के नगरपालिका के चुनाव तक में वो प्रचार के लिए एक दिन नहीं आए थे छिंदवाड़ा में। वो अपनी लोकसभा में प्रचार के लिए नहीं जाते बाई इलेक्शंस में या इलेक्शंस में, वो स्वयं यहाँ पर 2 दिन रहे, उन्होंने कई सभाएं करी। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बूथ स्तर तक की बैठकें कार्यकर्ताओं की वहां करी। माननीय अरुण यादव जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने वहां लगातार कैंप किया। लेकिन ज्योतिरादित्य जी का भी नाम ले लीजिए। जी एक ठीक है, किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे, लेकिन बाकी लगभग, मैंने कहा कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी और अन्य नेता भी। कांग्रेस पहली बार एकजुट इतनी ताकत से दिखी उस गरुड़ के चुनाव में, उसके बावजूद ये परिणाम हुआ है। उसके बावजूद ये परिणाम हुआ है। मैं ये कहना चाहूंगा, एक दर्शक ने भी जो बात कही थी, देखिए जनता और माननीय मुकेश नायक, कांग्रेस एकजुट होती तो परिणाम कुछ और होता। नहीं, कांग्रेस एकजुट थी, विधानसभा में परिणाम कुछ और होता। नहीं, मैं तो इस गरुड़ चुनाव की बात कर रहा हूँ त्रिपाठी जी। कांग्रेस एकजुट दिखी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और इन सबका साथ होना वहां पर, और लगातार कैंप करना प्रदेश अध्यक्ष का सामान्य घटना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जनता ने शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को, उनकी नीतियों को, उन पर मोहर लगाई है। जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। माननीय मुकेश नायक जी जैसा संगठन की जो रणनीति थी वो ये कहे लगाई, संगठन की जो रणनीति थी उस पर मोहर नहीं लगाई। क्यों नहीं? संगठन की रणनीति नहीं होती तो संगठन चलते ही नहीं, चुनाव कैसे जीतते हैं? सिर्फ शिवराज जी। चलिए मैं शैलेंद्र जी आपके पास फिर आता हूं, क्योंकि आपने ही बात उठाई है कि कांग्रेस में एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं इस अवसर पर। माननीय मुकेश नायक जी ने भी, अरुण यादव जी ने भी, भाई कुणाल ने भी जो बात बार बार कहते हैं कि सरकारी मशीनरी, भाई एक बात तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी,
पर भी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, जो ये करते थे सत्ता में रहकर, शायद इनको लगता है सब वैसा करते होंगे। चुनाव आयोग में, इस चुनाव आयोग में कितनी शिकायतें धन बल के या प्रशासनिक मशीनरी के उपयोग की आपने सबूत सहित करी, और अगर चुनाव आयोग ने उस पर ध्यान नहीं दिया है तो आप चुनाव आयोग पर टिप्पणी लगा रहे हैं। आपने ऑडियो टेप की बात उठाई थी, चुनाव आयोग ने सिरे से नकार दिया। सैलन जी बिल्कुल सही कहा कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। जब आपको मैं याद दिला दूं, उस समय आप थोड़ा सा ये जो समाज सेवा है इसमें आ गए थे। खरसिया चुनाव में जब चुनाव हुआ था, आप लोगों ने किस तरह से आरोप लगाया था कि पूरा धनबल बाहुबल सारी चीजें, और कई दिनों तक आप आंदोलन करते रहे। तो वो निश्चित तौर पे विपक्ष में जो होगा वो तो आरोप चुनाव आयोग ही। नहीं त्रिपाठी जी, चुनाव आयोग, उस समय का चुनाव आयोग और आज के चुनाव आयोग में बहुत परिवर्तन है, आप उस बात के गवाह हैं। और खरसिया उपचुनाव हो चाहे छिंदवाड़ा का उपचुनाव हो, हमने बहुत सारे इस प्रदेश में उपचुनाव देखे हैं, जिन उपचुनावों में विपक्ष में रहते हुए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन चुनावों को लड़ा है। मैं तो चाहता हूं कि लोकतंत्र की बात जो माननीय मुकेश नायक जी कर रहे हैं, आपके पास फिर आएंगे और ये भी हम पूछेंगे कि एक ही दिन में चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी, शिकायत हुई और उसी दिन शाम को क्लीन चिट दे दी चुनाव आयोग ने, कलेक्टर ने क्लीन चिट दे दी। चुनाव आयोग पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा था, चुनाव आयोग पर ने जो भी काम किया निष्पक्षता से बिल्कुल निश्चित। चूंकि आपने एकता की बात की है तो कुणाल जी हमारे साथ है, निश्चित तौर पर उन्हीं से हम पूछ लेते हैं कि कांग्रेस में एकता के अभाव ने इसको हराया, या कांग्रेस की जो लोकप्रियता घट रही है, या फिर शिवराज जी के अच्छे कामों का। देखिए, स्पष्ट रूप से ये चुनाव जिस प्रकार का धनबल और बाहुबल का उपयोग हुआ, हमें इसका अंदेशा था पहले से, पर हम उसको रोक नहीं पाए। बस ये स्थिति रही कि जिस प्रकार से आपने ऑडियो टेप की बात कही कि एक दिन में क्लीन चिट दे दी गई, कलेक्टर स्पष्ट रूप से, और मुख्यमंत्री, आप उनसे सवाल जनता ने पूछा, मीडिया ने पूछा, एक बार भी अगर मुख्यमंत्री ने उससे नटे हो, मना कराओ कि ये ऑडियो मेरा नहीं है, क्योंकि अगर किसी को आरोपी होता है तो सबसे पहले वो बोलता है कि मेरा ऑडियो में क्या गलत है, वो यही बोल रहे हैं ना अपने कार्यकर्ता को कि आप अच्छे से चुनाव लड़े, आप ये करें। कार्यकर्ता को अपने यही बोल रहे हैं ना। प्रदेश के मुखिया ने जिस प्रकार से लालच, उस ऑडियो टेप को अगर आप सही से सुनेंगे तो लालच से लेके, धमकी से लेके हर वो चीज है। कुणाल जी आपसे एक मंदसौर से दर्शक सवाल करना चाह रहे हैं। मोहन जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल करें। मैं बीजेपी प्रवक्ता से बात करना है, मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से बात नहीं करना है। अच्छा, उनसे बहुत नाराज हैं आप? उनका तो प्रदर्शन ही खराब था जी। आप बीजेपी प्रवक्ता से करें। प्रवक्ता से बात करना चाहता हूँ जी। बीजेपी प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान 5 दिन तक गरोट विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहते तो आप कितने मतों से जीत पाते? दूसरा मेरा प्रश्न है, आपने एक जातिवादी कार्ड खेला है, 17,000 राजपूत समाज के वोट हैं जिनको आपने लालच दे करके ये चुनाव जीता, आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे? जी, हम उनसे उत्तर ले लेंगे। शैलेंद्र जी हम आपके पास आएंगे जरूर, लेकिन हमारे कुणाल जी अपना उत्तर दे रहे थे कांग्रेस की एकता को लेकर। हमारा साथ में ये भी सवाल है, ज्योतिरादित्य जी कहाँ चले गए थे कुणाल जी? स्पष्ट रूप से सारे नेता, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रभात झा जी आ गए, नरेंद्र सिंह तोमर जी आ गए, हर व्यक्तिगत तौर पे कई काम होते, कुछ नेतृत्व में भी काम होते, कई चीजें थी, तो वो बात नहीं जो सारे नेता हमारे आए। और दूसरी बात, जो व्यापम जैसे मुद्दे को बहुत बड़ा वो बात कही थी कि ये मुद्दा, स्पष्ट रूप से कहूंगा कि व्यापम हमारे लिए मुद्दा नहीं, स्पष्ट रूप से ये योग्यताओं का बेरहम कत्ल और पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार है। और जब तक इसके ऊपर नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, लगातार हम इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात, किसानों की बात कही थी, तो किसानों के लिए भी हम मुद्दे के ऊपर नहीं, हम अंतिम सांस तक, भले भू अधिग्रहण कानून की लड़ाई हो, किसान की फसलों की लड़ाई हो, हार जीत लोकतंत्र में एक चुनाव में जनता ने इन्हें काम दिया कि सत्ता में रहकर अच्छा काम करे, तो ये करे तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि जिस प्रकार का ये सत्ता का दुरुपयोग करके किसानों की फसलों का दाम खत्म कर रहा है। अगर इस सत्ता में 163 आए, 27 सांसद मध्य प्रदेश से गए, तो क्या बात हुई कि कुणाल जी एक बड़ा छोटा सवाल है, आप सही में हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कांग्रेस में एकता है? देखिए, स्पष्ट रूप से एकता है, पर कहीं ना कहीं हम लोगों की कमियां जरूर रही होगी। हम चुनाव हारे, उस चीज में कोई बात नहीं, चुनाव हारे हमारी कमी रही होगी, जो जीता तौर पे जनता के जनमानस के जनादेश का हम सम्मान करते हैं। स्पष्ट रूप से नहीं, आप इस बात का भी स्वीकार करते हैं कि आपके जीतू पटवारी जी ने कहा कि हम ढंग से चुनाव लड़े ही नहीं? उन्होंने, आपने पूरी उनकी बात ये नहीं सुनी है, शायद मेरे ख्याल से मैंने उस बाइट को भी पूरा सुना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये चुनाव का हमें अंदेशा था कि किस प्रकार से दुरुपयोग होगा।
हमें उसकी रोकथाम के लिए जितने प्रयास कर सकते थे और करना चाहिए तो हमारे से उसमें कहीं कमी रही। वो उनकी मंशा थी और वो बात थी कि जिस प्रकार से धन बल, बाहुबल और सारी चीजों का दुरुपयोग होना है और उसको हम कैसे रोक पाए, उसे हम रोकने में नाकाम रहे। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ये गलती रही और यही गलती की बात उन्होंने कही। बिल्कुल, हम आपके पास फिर आएंगे, फिर हम आप वही जानना चाहेंगे कि कितनी एकता है। एक बार 1 घंटे के लिए एकता दिखी थी आपके सारे नेताओं में, उसके बाद फिर एकता गायब हो गई। शैलेंद्र जी, आप कुणाल जी की किसी बात को अपना उत्तर देना चाह रहे थे। मैं व्यापम के विषय में जो बार बार कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा जा रहा है और आज के चुनाव परिणामों को भी लेकर के बात कही जा रही है, मैं इसमें कहना चाहता हूं त्रिपाठी जी, बहुत स्पष्ट रूप से देखिए ये मुद्दा एक हमारे दर्शक का भी सवाल था। 43 मौतों के ऊपर 45 मौतों के ऊपर राजनीति मत करी। व्यापम राजनीति बात कही, मैं उस पर बात कर रहा हूं। कुणाल जी, मैंने क्यों नहीं कहूं, आपने जब प्रश्न रखा है कुणाल जी, शैलेंद्र जी, इस मुद्दे को अपन व्यापम मुद्दा यहाँ नहीं है, यहाँ चुनाव जीतने हारने का मुद्दा है। कुणाल जी, दोनों अतिथियों से मेरा अनुरोध है, यहाँ व्यापम मुद्दा नहीं है। जी एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, क्योंकि बात मुकेश नायक जी से भी आई और कुणाल जी ने भी बहुत जोर दे करके इस बात को कहा है। तो मैं नहीं चाहता, मैंने तो इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए व्यापम की जहाँ तक जितना भी प्रश्न है, इस प्रश्न पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की विधानसभा के फ्लोर पर इस चीज को स्वीकार करने के बाद में उसकी जांच को लेकर के जिस प्रकार की तत्परता दिखाई, ऐसी कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री ने किसी समय पर नहीं दिखाई। और ये तत्परता के बाद देखिए आप व्यापम खुद शैलेंद्र जी व्यापम लाएंगे तो व्यापम आ जाएगा। हमारा सवाल व्यापम रूप से कोई भी चैनल, मेरी बात पूरी आप करिए, फिर मैं कहूंगा। आपकी चैनल सभी लोगों द्वारा देखा जा रहा है, बात बार बार आती है। मुझे निश्चित रूप से इस पे कहना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय पर क्या हमको भरोसा नहीं है? जिस पार्टी को भरोसा नहीं है वो पार्टी कह दे, खुलेआम कह दे कि हमको उच्च न्यायालय की किसी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। उच्च न्यायालय ने सारे आरोपों को, माननीय दिग्विजय सिंह जी की सारी फर्जी चीजों को उन्होंने हिदायत देकर के छोड़ा है कि किस तरीके से आप घटिया मानसिकता पर उतर करके घटिया फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यापम मुद्दे पे बहस नहीं है शैलेंद्र जी, ये पूरा मुद्दा हमारा समय का। हाईकोर्ट का, उच्च न्यायालय का सम्मान करिए, उच्च न्यायालय की निगरानी में जो जांच चल रही है, फिर आरोप लगेंगे व्यापम पे, फिर कुणाल जी बोलेंगे हमारा मुद्दा दूसरा है। इस समय मेरा इतना ही कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय एक बार बिल्कुल संक्षेप में जवाब दिया, हम अपना मुद्दा भूल जाए, पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। कोई भी जांच एजेंसी जब चयन करी जाती है कि जितना बड़ा मामला हो और अगर 45 मौतें और हत्या भी इनके लिए संगीनता का मामला नहीं है। देखिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सरकार की जो मंशा है और जिस प्रकार से एसटीएफ और एसआईटी काम कर रही है, सिर्फ न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं। कुणाल जी मुद्दा हटाते हैं, ऊपर जो लोगों का कुणाल जी व्यापम मुद्दा सड़क पे तो ये बिल्कुल कुणाल जी सड़क पे लड़ते हैं। शैलेंद्र जी, व्यापम मुद्दा पे हम बहस बाद में कर लेंगे, हम फिर इस मुद्दे पे एक बहस करेंगे। आपसे एक दर्शक ने सवाल किया था शैलेंद्र जी कि जाति समीकरण के आधार पर आपने जातिगत कार्ड खेला। क्या जातिगत कार्ड वो उसने जो सवाल उन्होंने कहा, पर लेकिन पता नहीं वो उन्होंने कहा राजपूत जाति का आपने कोई कार्ड खेला। अब क्या वो कार्ड निश्चित तौर पर उनका इशारा जो कुणाल जी ने कहा, उनका इशारा उस ऑडियो टेप की तरफ था। नहीं, वो तो राजपूत जाति से संबंधित मेरे ख्याल से नहीं था। बोरवाल जाति जी वो था, उसमें उनका सवाल जो मैं जहां तक समझाऊं कि सोदिया समाज के जो वोट थे, सोदिया समाज मैं यहाँ पर त्रिपाठी जी एक बात कहना चाहूंगा, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चुनाव के परिणाम आने के बाद में विपक्ष की तरफ से असामान्य है लगना, इसमें कोई असामान्य बात नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, चाहे मैं हूं, मेरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हूं या अन्य विपक्ष के कार्यकर्ता हूं, जनता के द्वारा दिए गए परिणाम को सम्मान से स्वीकार करना चाहिए। और ये बात हम अगर बार बार कहेंगे कि इस प्रकार से जनता किसी सरकारी प्रलोभन में आ गई, जनता किसी जातिगत दबाव में आ गई, जनता ने जो मत दिया वो सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग में दिया, ये जनता के इस मत का अपमान है, ये जनता के जनाधिकार, उसका जो विशेषाधिकार है उसका अपमान है, ये अपमान नहीं। चलिए शैलेंद्र जी, हम लोग झाबुआ का जब लोकसभा उपचुनाव होगा उधर जाएंगे हम। राघवेंद्र जी, आपने अभी अच्छी गर्मा गर्म बहस सुनी, मुद्दा हमारा दूसरा था, चला दूसरी तरफ गया। एक हमारा आपसे ये उत्तर जानना चाहेंगे, एक समय था, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की भी आपने खूब रिपोर्टिंग की है, कांग्रेस की भी खूब की है। एक समय जब लोकतांत्रिक तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष चुनती थी,
उस समय के परिणाम कैसे होते थे। और आपने देखा होगा 2003 के बाद से लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष नहीं चुना गया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना यूथ कांग्रेस एनएसयूआई अध्यक्ष इनको चुनना चालू किया। तो उसके बाद जो यूथ कांग्रेस की एक टीम होती थी, एनएसयूआई की एक टीम होती थी, जिस तरह वो लोग काम करते थे, उसका रिजल्ट कुछ और होता था। आपको कितना इसमें विश्वास? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब सरकार में कोई पार्टी आती है तो संगठन उसका गौण हो जाता है, और हमेशा यही स्थिति कांग्रेस के साथ भी रही। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो संगठन में जो अध्यक्ष होते थे वो सरकार के पिछलग्गू या उनके पीछे चलने वाले होते थे। यही स्थिति बीजेपी की है, और पिछले 12 सालों से भी संगठन का जो अध्यक्ष है, एक आध अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, प्रभात झा जैसे जो अध्यक्ष थे, जो संगठन में सरकार के बराबर चलने की कोशिश करते थे, बाकी आप देख लीजिए कि जब भी ऐसी नौबत आती है संगठन हमेशा पीछे होता है और सरकार आगे होती है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि सरकार आगे है, इसका नतीजा सामने ये है कि चुनाव बराबर ये जीत रहे हैं। क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ था गरोट का, आप याद करें, पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री विधानसभा में एक सभाएं करते थे, और इस बार विधानसभा में शायद करीब 3 दर्जन से अधिक सभाएं उनकी हुई है, 40 के आसपास, और 4 दिन वो रहे, उन्होंने समय दिया। ये बताता है कि बीजेपी का संगठन जो है वो सरकार के कितने पीछे और सरकार पर कितना आश्रित है। ये अलग बात है, बीजेपी के लिए चिंतन का विषय हो सकता है, लेकिन एक प्रतिक्रिया के नाते मैं बता रहा हूं कि संगठन जरूर सरकार के आगे बौना होता है, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल ही होता है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को फिर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। वो बजाय मतदाता को दोष दे कि साहब लोग क्यों वोट दे रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर कहूंगा, जितनी गर्मा गर्म बहस अभी यहाँ हो रही है टीवी चैनल पर, उतनी अगर बहस जनता के बीच में जाकर कांग्रेस ही करते तो नतीजे आज कुछ और होते। होता यह है कि ये एसी चैम्बर में बहस होती है, कांग्रेस के नेताओं द्वारा जनता और कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से कट गई है और जनता उनसे बहुत दूर हो गई है। अगर इस पर ये विचार नहीं करेंगे तो जो 2 चुनाव आने वाले हैं, नतीजे उसमें भी कोई बहुत बदले हुए नहीं होंगे। आप ये मान लीजिए कि अगर स्थिति नहीं सुधरी कांग्रेस की तो फिर बीजेपी दोनों चुनाव जीत जाएगी। मेरा ये आपको कहना भी है और मेरी भविष्यवाणी भी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, हम भी आपके इस बात से इत्तेफाक रहते हैं कि यही कुछ कुणाल चौधरी, जीतू पटवारी जैसे 4-6 नेता ऐसे हैं जो सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी मुझे दिखते भी नहीं है, दिल्ली की राजनीति में रहते हैं। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन राघवेंद्र जी, उपचुनाव को लेकर हम आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि उपचुनाव सामान्यतः विपक्ष का होता है या सत्ता पक्ष का? अगर विपक्ष मजबूत है तो उपचुनाव हमेशा विपक्ष का होता है। दुर्भाग्य यह है कि इस पूरे 12 साल में विपक्ष अपनी भूमिका तय नहीं कर पाया, और जिस जनता ने 12 साल पहले कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब जनता कांग्रेस को विपक्ष के पद से भी बेदखल कर रही है। अब वो विपक्ष के लायक भी उसको नहीं मानती है। इसीलिए चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो या विधानसभा के उपचुनाव, हर जगह कांग्रेस का परचम जो है वो बजाय फहराने के जमीन में धंसता जा रहा है। जी शैलेंद्र जी, हम कुणाल जी के पास फिर जाएंगे, लेकिन हम आपसे क्या वजह है जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वोट पड़ते थे, लक्ष्मीराम अग्रवाल जी का भी चुनाव देखा, विक्रम वर्मा जी का देखा, कई लोग, उस समय आप मतदान के जरिए अध्यक्ष चुनते थे जी, अब नॉमिनेट करने लगे? नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको करेक्ट कर दूं। हमारे यहाँ जो पार्टी में संगठन के चुनावों की जो प्रक्रिया है, जो संविधान के तहत पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बात बता रहा हूँ, आपके पार्टी का जो संविधान है उस संविधान में प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की पूरी व्यवस्था चुनाव की जो है, जो कॉलेजियम बनता है उसका जो एक वो बनता है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रदेश प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रदेश प्रतिनिधियों की परिषद बनती है, वो परिषद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करती है। तो ये प्रक्रिया पूरी एक वार्ड से लेकर, स्थानीय समिति से लेकर के मंडल, मंडल के चुनाव के बाद में जिला, और जिले से प्रदेश के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ये प्रक्रिया अंक गणित की जुगलरी कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए, 2003 के बाद जो चुनाव आपने भी देखा है, लक्ष्मीराम अग्रवाल जी का कुशाभाऊ ठाकरे को चुनौती दे दी थी वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने, विक्रम वर्मा, और आपने इनका चुनाव, शिवराज जी का भी चुनाव देखा, उस तरह क्या चुनाव हो रहे हैं? हम नीचे वार्ड स्तर की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, चुनाव में, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में अगर 1 से अधिक नामांकन आएंगे तो चुनाव होगा, नहीं आएंगे तो चुनाव नहीं होगा। जो परिषद बनती है, जो आला कमान एक से कई राज्यों में हुए, आला कमान पहले बोलता था कि आप चुनाव करा लीजिए जितने प्रत्याशी हो, अब वहां से नॉमिनेट होने लगे। ऐसा नहीं है, नॉमिनेट नहीं होते, सामूहिक नेतृत्व में बैठ करके चर्चा होती है, और चर्चा के बाद अगर 1 से अधिक प्रत्याशी, कई प्रदेशों में हुए हैं त्रिपाठी जी, पिछले लोग संगठन के चुनाव के दौरान हमारे कई प्रदेशों में चुनाव हुए हैं। तो प्रदेश का नाम बता दीजिए जी।
उस प्रदेश का नाम बता दीजिए जहां चुनाव हुआ हो दो लोगों के बीच में हमारे 2003-4 के बाद से। 2003-4 के बाद से सर, आप एग्जैक्टली भी आप पूछेंगे नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बिहार के मुझे ध्यान है कि बिहार में हमारे संगठन के चुनाव में बाकायदा चुनाव, जहां सत्ता नहीं है वहां चुनाव हुए हैं। शैलेंद्र जी, मैं आपको करेक्ट हूं, जहां सत्ता नहीं है। आज इस जानकारी पर मैं बिल्कुल क्लासिफिकेशन के साथ आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये है संगठन के चुनाव में लगातार कई जगहों पर जहां पर कि चुनाव होते हैं, सहमति, आम सहमति सामूहिक नेतृत्व में नहीं बन पाती है, कोई एक से अधिक प्रत्याशी में चुनाव होते हैं, और ये मध्य प्रदेश में अभी नहीं हुए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया, लेकिन हाँ सामूहिक नेतृत्व में उस प्रक्रिया को सहमति बना ली जाती है। सहमति एक व्यक्ति के नाम पर जब तय हो जाती है तब में, तो उसके बाद उनको चुन लिया जाता है। तो इसमें मैं ये नहीं मानता कि हमने कोई प्रक्रिया का किसी प्रकार से कोई हम, ये आपकी पार्टी, आप कुछ भी करें, आप नॉमिनेट करें, आप चुनाव कराएं, ये आपका अपना। हमारा ये कहने का मतलब है, जो मेरा अपना आकलन है, शायद राघवेंद्र जी भी इससे सहमत होंगे, कि जब चुनाव होते थे गुटबाजी से इस समय भारतीय जनता पार्टी मुक्त है। उसका रिजल्ट ये सामने है। जब चुनाव होते थे तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक रेखा खिंच जाती थी, और आज कांग्रेस उसी रेखा जो खिंची हुई खाई है उसको पाट नहीं पा रही। उसकी वजह यही है। आपका त्रिपाठी जी, आपका जो आकलन है, ये आकलन राजनीति की दृष्टि से पार्टी को मजबूत करने वाला है जी। तो आपके हिसाब से, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से अगर प्रयोग ऐसा है जी, तो मेरे ख्याल से राजनीति के बेहतर है। वही कुणाल जी से, चूंकि आपके मार्फत में कुणाल भूमिका बना रहा था, कि कुणाल जी से मैं सवाल कर लूं। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा जी, कि सरकार में जब पार्टियां होती है तो किसी की दिलचस्पी संगठन में हो, ऐसा कम ही होता है जी। और सारे संगठन के लोग सरकार की तरफ जा रहे हैं, इसलिए सरकार संगठन के चुनाव में किसी की दिलचस्पी नहीं है। यही वजह है कि लोग नॉमिनेट हो जाते हैं, या सहमति या सर्वसम्मति या आम सहमति से चुनाव हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा कुणाल जी। एक बात हम आपसे यहाँ सवाल करें, आज आप कोई मूवमेंट खड़ा करते हैं, पहले जब नॉमिनेशन होता था, जब मूवमेंट खड़ा करता था यूथ कांग्रेस, पूरे प्रदेश में हलचल मच जाती थी। आज जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आप चुनाव जीत करके आए हैं, तो जब आपको अधिकार ही नहीं है कि आप जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दें, आप महामंत्री नियुक्त कर दें, तो क्या आपको नहीं लगता है ऐसे में जो मेरुदंड कहा जाता था यूथ कांग्रेस कभी कांग्रेस का, उसमें कमजोरी आई है? क्या आपको पूरा सपोर्ट मिलता है? देखिए, ये बात को मैं स्पष्ट रूप से नकारता हूँ, पूरे स्पष्ट रूप से। कल का भी आपने जबलपुर का आंदोलन अगर आपके चैनल पे बहुत देर चलाया गया, लगातार लगातार धन्यवाद दीजिए, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने सपोर्ट भी किया, और आपने भी ये कहा लगातार यूथ कांग्रेस काम करे। कहीं ना कहीं हमारी गलतियां रही, ये अगर चुनाव हारे तो आज मैं स्वीकार भी करता हूँ कि हमारी गलतियां रही होगी, उसमें सुधार करेंगे। और जिस दर्शक ने ये बात कही थी कि मुद्दे तो व्यापम पे, मैं उस दर्शक को, मध्य प्रदेश की जनता को, कि व्यापम हो, उसको अंतिम समय तक लड़ेंगे और उससे न्याय दिला के रहेंगे। हार जीत अपनी जगह है, किसानों की जो बात है उस मुद्दे पे अंतिम समय तक भू अधिग्रहण कानून पे लड़ेंगे। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं, उन्होंने जो बात कही, स्पष्ट बात कही कि हम मुद्दे बनाते होंगे, हम नहीं पहुंच, पर हम स्पष्ट रूप से इन मुद्दों को अंतिम समय तक लड़ेंगे, और किसानों की फसलों की कीमत से लेकर हर लड़ाई लड़ेंगे। हार जीत अपनी जगह, हारे हैं, कमियां होगी, उसको सुधार करेंगे। बिल्कुल कुणाल जी, मुद्दे लड़िए, किसानों को हक दिलवाइए, व्यापक का निर्णय करिए, लेकिन जीत की तरफ भी सोचिए। कभी नहीं तो आप 55 से पहले 72 आए, फिर 72 से 58 आए, 40 मत होइए, आप 120 के आंकड़ा पार करिए। उधर भी देखिए, आप कांग्रेस को एक कर लेंगे तो संभवतः बहुत बेहतर होगा। मैं बार बार जिस कांग्रेसी से भी सवाल करता हूं तो यही पूछता हूं, वो दूसरी तरफ घूम जाते हैं। अब हमारा समय समाप्त हो रहा। इस चुनाव के परिणाम को लेकर आपसे कुणाल जी एक छोटी सी टिप्पणी चाहिए। देखिए, हार हुई है, जनता के जनमत का हम सम्मान करते हैं। ताकत से आगे जो भी सुधार करने की गुंजाइश होगी हर तरफ, भले एकता से लेके हर तरफ, उस जगह सुधार करके आगे जनता के बीच में और लड़ाई लड़ेंगे। जिन जगह हम कमजोर रहे कि इनकी दुरुपयोग जिन्होंने करा, उसको रोकने का भी प्रयास करेंगे, और पूरी ताकत के साथ जनता के सामने फिर कांग्रेस खड़ी होगी, और अगली सरकार हम जी। अगली सरकार नहीं, अभी तो 2 उपचुनाव है। शैलेंद्र जी, हम आपकी भी टिप्पणी जानना चाहिए। गरुड़ विधानसभा के इस उपचुनाव का जो परिणाम है त्रिपाठी जी, मुझे बहुत स्पष्ट रूप से जनता ने संदेश दिया है कि किसान, नौजवान, मजदूर और प्रत्येक नागरिक का इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में पूरा भरोसा है। सारे मुद्दों को उन्होंने नकार दिया है। किसान से संबंधित पूरी किसान की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, पूरी की पूरी जो है वो ग्रामीण परिवेश की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और किसानों की इतनी बात कर जो बात की गई, उन्होंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी पर उनका विश्वास है, उनका भरोसा है। वो सरकार के कामों से और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल से वो सहमत है, साथ चलकर प्रदेश को विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं। जी राघवेंद्र जी,
मेरा सिर्फ ये कहना है संक्षिप्त टिप्पणी हम जानना चाहिए। कांग्रेस शॉर्टकट नहीं छोड़ेगी जी, जब तक कांग्रेस T20 खेलती रहेगी तब तक उसकी दशा इससे भी खराब होती जाएगी। और जहां तक भाजपा का सवाल है, वो जब तक सीएम पर आधारित रहेगी उसकी चुनाव में जीत होती रहेगी, क्योंकि सीएम एक जनता का चेहरा बनकर उभरे हैं। और जब तक कांग्रेस सीएम को कमजोर नहीं करेगी तब तक उसकी स्थिति